आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो मेरे रेलवे वालों? तो रेलवे एसएससी डी ट्रिपल एस बी, तो मेरा मेन फोकस डी ट्रिपल एस बी पे रहता है। ये पेपर हमारा मई से जून में हुआ है। तो अरिथमेटिक मैथ्स इसमें आया है, एडवांस भी आया है। तो जो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करने लग रहे हैं, जिनका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड और एसएससी डी ट्रिपल एस बी एमटीएस का जो पेपर है इस शेड्यूल में, वो इसको जरूर देख के जाएं। उसके अलावा अगर एएसओ टायर 2 में मुझे सिलेबस याद है, तो उसमें शायद मैथ्स आता होगा, है ना? आता है शायद। और तो आप जरूर देख के जाएं। मैं बता दूंगा कहाँ तक आपको देखना है, तो नंबर सिस्टम से शुरू होके और मैं बता दूंगा वहां तक के क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करना और एक बार वीडियो देखना। अब फर्स्ट आप देख पा रहे हो, एक धनात्मक पूर्णांक n जब इससे विभाजित करते हैं तो शेषफल 18 बचता है। अब बचता है इसका मतलब जो 228 को जब n से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 18। सभी को समझ आ रहा है? इसका मतलब इसमें से अगर 18 घटा देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा n से। ठीक है, तो 228 में से 18 घटाओगे आएगा 210। अब ये n से पूरा भाग होता है, तो यहाँ से क्या रखा है? n के दो अंकों का सबसे बड़ा मान। तो ऑप्शन से देखेंगे कि ये 70 से मतलब किससे कटता है? 60 से नहीं कटता, 42 से कट जाता है, लेकिन हो सकता है ये आंसर। ठीक है, 84 से नहीं कटता है। तो दो ऑप्शन हो गए, या तो 70 या 42। अब क्या रखा है? सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान क्या है? 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 70। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? तो अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, मान लीजिए पी और क्यू दो अलग अलग धनात्मक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। और डी ट्रिपल एस बी में प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से करके जाना। प्राइम नंबर छोड़ने नहीं आपने, कि ये तो रेलवे में आया हुआ है, क्योंकि रेलवे बीपीसीएस ही करवाने लग रहा है। ठीक है, क्या रखा है? जिसमें पी क्यू से बड़ा है, यहाँ पर क्या रखा है? पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 45 है। और दे रखा हमें पी प्लस में क्यू निकालो। अब ये हमारा फार्मूला क्या होता है? तो होता है पी प्लस में क्यू इंटू में पी माइनस में क्यू। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? तो 45 के हम ऐसे टुकड़े बना देते हैं, तो बन जाएंगे 9 गुना में 5। ठीक है, और कौन सा बन सकता है इसमें? 18 गुना में 5 बन सकता है। लेकिन यहाँ से देखो ऑप्शन में से क्या दे रखा है? 18 गुणा में 5 हो सकता है, या 10 गुणा में वो हो सकता है। ठीक है, इस तरह बन सकते हैं। हमारा क्या रखा है? पी और क्यू का, पी प्लस में क्यू का मान। तो सबसे ऊपर हमें 9 ही दिखाई दे रहा है, जहां तक है 9 ही मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो आप, ये जोड़ हमारा क्या है? 5 और 9, जैसे इसका करेंगे हम, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा 14, 14 का आधा 7, पी 7 आ गया। तो क्यू हमारा क्या आ जाएगा? 2, है ना? समझ में आ रहा है? दोनों प्राइम नंबर है, जबकि 10 में ऐसा नहीं होगा। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, 10 तो वैसे भी नहीं होगा ना, 45 है। 45 तो कैसे बनता है हमारा? या तो 15 गुणा में 3, और ये वैसे नहीं होगा क्योंकि इसमें वो हो गया, तो यही बनेगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 वाला मैं गलती से बताया गया था, ध्यान से समझो। इसके हमें ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि दोनों के दोनों को प्राइम आ जाए। तो 9 और 5। ठीक है, तो यहाँ से 9 था, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमें वैल्यू निकालनी होती तो पी प्लस में क्यू हमारा 9 है, पी माइनस में क्यू हमारा 5 है। हमें पी निकालना, तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा 7। अगर क्यू निकालना है, घटा के आधा कर दो तो आ जाएगा 2। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या रखा हमारा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन आपका आ सकता है। मान लीजिए ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर इस प्रकार की, ए का स्क्वायर प्लस में बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी, बी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। मतलब ये जो इसका जोड़ है वो 20 से छोटा है। सभी को समझ में आ रहा है? क्या बी के संभावित मानों की संख्या, मतलब बी की संभावित मानों की संख्या में बतानी है। अब यहाँ से देखो, ए की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्या हो सकती है? कम से कम 2 हो सकती है। तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 जमा बी लेस देन 20, तो बी लेस देन अब कितना आ सकता है? 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए जोड़ करके। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13,
है ना, 16 से नीचे होना चाहिए ना, तो 11 और 13। अब जैसे 4 है तो 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, वो तो होगा नहीं, और दोनों अलग अलग भी लेने हैं। अलग अलग इसमें कह नहीं रखा, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगर रखोगे तो 7 आ जाएगा, तो पहला बन गया। 4 जमा में 5 रखोगे 9 नहीं बनेगा। 4 जमा में 7 11 हो सकता है भाई साहब। 4 जमा में 11 15 नहीं होगा। 4 जमा में 13 17 हो सकता है। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। आगे ये तो 4 के अनुसार हो गए। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा आ सकता है 3 का स्क्वायर रख दिया हम, ये तो 2 के स्क्वायर को अगर 3 के स्क्वायर पर रख दे तो 9 जमा में 9 जमा में अगर 2 देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा 11, तो ये हो गया। ठीक है, 9 जमा में 3 12, 9 जमा में 5 ये भी नहीं है, 9 जमा में 7 16, 9 जमा में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो 4 हो गए। पांचवा हमारा क्या हो सकता है, पांचवा हमारा हो सकता है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो वो तो वैसे नहीं होगा। तो टोटल हमारे कितने हो सकते हैं, केवल 4। सभी को समझ रहा है, टोटल हमारे कितने हो सकते हैं 4। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डी ट्रिपल एस बी की कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए तो आपको कोई दिक्कत रहनी नहीं है, एडमिट कार्ड आ चुका है। ये सभी के सभी आप प्लेलिस्ट देख पा रहे होगे। उसके अलावा 30 तारीख तक की मैंने डी ट्रिपल एस बी एम टी एस की कर दी है। तो अगर आप एम टी एस का मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया। इसमें रीजनिंग के 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स की वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी की पीडीएफ और डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे। 499 हमारी इसमें फीस है। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं 499 और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। डी ट्रिपल एस के टॉप 50 रिपीटेड टाइप से हासिल कर सकते हो। कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट। उसके अलावा आप डी ट्रिपल एस के अगर आप पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं और उससे पहले के भी ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चन करके, अगर के संख्याओं का एवरेज x है, अगर हम हर संख्या में से 48 घटा दें ना, 48 अगर घटा दें किन्हीं भी दो संख्याओं में से, तो हमें नया एवरेज x माइनस में 12 प्राप्त होगा। तो वैल्यू बताओ k की। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सीधा फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल चेंज। टोटल में कितना चेंज हुआ वो, और चेंज इन एवरेज, एवरेज में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला भाई साहब, आप बस इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे डी ट्रिपल एस में आते हैं, लेकिन इससे आसान आते हैं। ठीक है, ये अलग तरीके का है, हमारे डी ट्रिपल एस में अलग आते हैं कि अगर 74 में से 37 घटा दिया जाए तो हमारा एवरेज 7/8 हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें भी हम सेम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, टोटल चेंज कितना हुआ 48 घटा दे कितने दो संख्याओं में से, तो टोटल हमारा आ गया 96। चेंज इन एवरेज पहले x था, अब x माइनस 12, तो कितने का चेंज हुआ 12 का, तो 12 अट्ठे 8 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन, कृपया अगर p एक प्राइम संख्या है जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF हमारा p का स्क्वायर माइनस में 1 और p का स्क्वायर माइनस 1 और p का स्क्वायर जमा में 1 का जो HCF है वो अगर 2 है तो हमारा p का मान बताना है। तो यहां से एक चीज समझो, क्या p अगर हमारी प्राइम संख्या है तो p का मान, इसमें क्या रहेगा, कोई भी प्राइम नंबर हो कोई भी ओड नंबर हो, केवल 3 हो केवल 2 हो।
हम 2 रख के देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 4 ये 5, इसका तो HCF 2 नहीं होगा। 3 का भी देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया 8, 3 का स्क्वायर 9 और एक 10, तो इसका क्या आ सकता है हमारा 2 आ सकता है। ये हो सकता है हमारा, ठीक है, सी हो सकता है। कोई भी प्राइम नंबर अगर रखते हैं, मान लिया कोई भी प्राइम नंबर हमने मान लिया 2 ही रख दिया, ठीक है, तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी कट गया। अब रह गई ये 2, कोई भी ओड नंबर या 3 पे ही ये सेटिस्फाई करता है, तो देखना पड़ेगा हमें। तो हमने रखा 5, 5 का स्क्वायर 25 में से गया 24 और ये 26, तो हमारा क्या आया 2। तो इसका मतलब एनी ओड प्राइम नंबर, सभी को समझ आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 भी इसी के अंदर आ गया। सभी को समझ आ रहा है, होने का दोनों थे, लेकिन सबसे जो प्रेफरेंस में है वो है ये। क्यों? क्योंकि ये 3 इसी के अंदर आ गया। सभी को समझ आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिलेंगे डी ट्रिपल एस में, और रेलवे वालों को तो देखने में मिलेंगे ही, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके अलावा समझो आप क्या, जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन प्राइम नंबर होगा, उसका हमेशा HCF कितना होगा 2 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होगा, ठीक है। अब आप देखो रिसेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमारे पुराने कॉन्सेप्ट पे ही आया है, इस पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। क्या क्या रखा है इसमें कि यदि x प्लस में 1 टू x प्लस में 3 का चतुर्थ अनुपाती y है, जिसमें जो y है वो हमें दे रखा है कितना 3x प्लस में 3, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक चीज बताई थी, फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की बाहर वाले के साथ, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस में 1 और ये बनेगा 2x प्लस में 3, ठीक है, इक्वल टू x इंटू में 3x प्लस में 3, ठीक है भाई साहब। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 4 है तो 5 गुणा में 8 और 3 11, 1 यहाँ पे क्या है 4, और ये 4 3 12 3 15, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसी तरह 3 तो 4 गुणा में 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ जाएगा हमारा 3, 3 3 9, 9 और 3 12, तो 6, ये भी कट गया, है ना। एक चेक करके देख लेते हैं, तो 3, ये 4 3 7, ये 2, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 दूनी 18, 7 21, ये भी नहीं है, तो 5 हमारा आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, दो अंदर वालों के गुणा, जैसे मान लिया ये दे रखा है ए बी सी, है ना, और हमें निकालना फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने डी है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, तो बी गुणा में सी इक्वल टू हमारा आता है ए गुणा में डी, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दो संख्याओं का योग है हमारा 72, बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि कर दी जाए, छोटी में 6 की कमी, तो परिणामी संख्या ये प्राप्त होती है। तो मूल दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और ऑप्शन देखो काफी खतरनाक दे रखे हैं, सभी को समझ आ रहा है। तो यहां से एक चीज समझ गए आप क्या, कि दो संख्याओं का जो योग है 72, अगर छोटी संख्या में से 8 घटा दिया जाए, बड़ी संख्या में से 6 घटा दिया जाए, तो हमारा अनुपात इतना आता है, मतलब 3/2 आता है, ठीक है। यहां से हम देखते हैं क्या क्या हमारा 3/2 आ जाता है ये करने के बाद। अब एक चीज समझो, अगर बड़ी संख्या में हमने प्लस में 8 कर दिया, छोटी में से माइनस का 6 कर दिया, तो टोटल में हमारे बड़ा कितना 2, इसका मतलब पहले जोड़ अगर 72 था, अब कितना हो जाएगा 74 बटे में 5, दोनों संख्या का जोड़ है ना 5, गुणा में हमें निकालनी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या 2, समझ में आ रहा है। तो गुणा में 2, गुणा में 2, 4 चौक 16, 28 और 1 29,
29.6 आ गया। अब ये कब है, जब इसमें से 6 घटा रखा है, 6 घटाने के बाद है, क्योंकि 3:2 है जो, ये 8 की वृद्धि और 6 की कमी करने के बाद है। तो अगर हमें मूल बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या आएगा, 35.6। तो 35.6 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, पहली दूसरी 20 और चतुर्थ अनुपाती 36 है। तो क्या रखा है, जो सम है ना पहली दो संख्याओं का वो 14 है। तो क्या रखा है, जियोमेट्रिक मीन निकालो, मतलब हमारा जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है रूट ए बी। ठीक है, पहली दो संख्याओं का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चतुर्थ अनुपाती है वो ऐसे भी निकाला जा सकता है कि ए बी का जो रेशियो है वो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। सभी को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आएगा हमारा ए अपॉन में बी इक्वल टू 20 अपॉन में 36। ठीक है, तो 4×5 = 49। तो आ गया 5 और 9, मतलब 5x और 9x, जोड़ हमारा कितना दे दिया, 14। इसका मतलब ए हमारा कितना आ गया, 5, बी कितना आ गया, 9। अब इसका रूट निकालना है या ज्योमेट्रिक मीन, 5×9 तो आएगा 3√5। तो 3√5 बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक स्थानीय पुस्तकालय ने अपने नए संग्रह के लिए कई जीवनी पुस्तकें और रहस्यमयी उपन्यास खरीदे। पुस्तकालय ने जीवनी पुस्तकों पर ठीक इतने रुपए, रहस्यमयी उपन्यासों पर इतने खर्च किए। प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत एक रहस्यमयी उपन्यास से इतनी अधिक है। तो पुस्तकालय जीवनी पुस्तकों की तुलना में 10 अधिक रहस्यमयी उपन्यास खरीदने में सक्षम था। तो खरीदी गई जीवनी पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करना आसान पड़ेगा। कैसे, 4800 है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है 30। तो एक को 30 से कर दो और 10 अगर अधिक है तो 40 से कर दो। तो कितना आ गया हमारा, 120। और यहां से देखें तो 3×3 160। तो कितना अधिक आ गया भाई साहब, 40। और ये 40 था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30। तो कई क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही करना आसान रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमने मानी 30 है जीवनी वाली, तो 10 अधिक कौन सी, रहस्यमयी, तो 10 अधिक तो 40। यहाँ पर आ गया रेट। सभी को समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, यदि दो संख्याओं में से छोटी संख्या के दोगुने की बड़ी संख्या के 3 गुणे में जोड़ा जाता है तो 55 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो छोटी संख्या, वही दो क्वेश्चन हो गए थे। अब देखो, थोड़ी तबीयत कल खराब थी, इस कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आज काफी वर्कलोड है, तो हम जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं। और कल से आपका डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है, तो हम शाम को एक वीडियो भी लेके आ रहे हैं, वो आप जरूर देखना। अब यहाँ पे देखो क्या कर रखे, यदि दो संख्याओं में से छोटी संख्या के दो गुणे को बड़ी संख्या के 3 गुणे में जोड़ा जाए। हमने मान ली छोटी संख्या s और बड़ी संख्या l, तो बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या ना, छोटी संख्या के दोगुने और बड़ी संख्या के 3 गुणे को अगर जोड़ा जाए तो आता है 55। वही कह रखा है, बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो छोटी संख्या के दुगुने हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे l प्लस में 5 इजकल टू हमारा आ जाता है कितना, 2s। ठीक, अब एक चीज समझो, यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से देखो, ये 2s इक्वल टू में l प्लस में 5 है, l प्लस में 5 है। अब 2s की जगह ये रख दे तो हमारे क्या आ जाएगा, 4l प्लस में 5। अब 5 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 55 में से 5 गया, कितना आ गया, 50। तो l कितना आ जाएगा, 12.5। तो हमारा l ही पूछ रखा था, तो 12.5 हमारा आंसर। अब बताओ, क्वेश्चन मुश्किल था,
आप कहोगे नहीं सर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा 11वां आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक चीज समझो आप, क्या हमारा क्या रखा है, प्रेजेंट सैलरी बताओ। अब क्या रखा है, एक्सपेंडिचर है वो 65% है सैलरी का, सैलरी इंक्रीज होती है 10% से। तो एक चीज बताओ, अगर 10% से इंक्रीज होती है तो अब क्या होगी, है ना। ये प्रेजेंट वर्तमान की पूछ रखी है ना, मतलब कि अगर आप 100 मानते हो, इसमें 10% का इंक्रीज करोगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 110। 110 का क्या मतलब है, 11 से भाग होना चाहिए। 11 से ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और भाई जिनकी स्पीड है ना, वो ये चीज करते हैं, उनको क्वेश्चन भाव जाते हैं, वे क्वेश्चन को मतलब समझ जाते हैं कि इस चीज इसमें ये चीज हुई है। ठीक है, और आपकी स्पीड क्यों नहीं होती, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन करते हो। सभी को समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछ रखा है और पहली बार पूछा गया है। करके एक क्लब को वर्ष के दौरान सदस्य शुल्क से इतने रुपए, पुराने खेल के उपकरण बेचने से इतने रुपए की आय प्राप्त होती है। ठीक है, वर्ष की शुरुआत में सदस्य शुल्क में इतने का बकाया था। बकाया का क्या मतलब है भाई साहब, ये रहता है। ठीक है, और वर्ष के अंत में इतना अभी भी बकाया था। ठीक है, यदि क्लब ने खेल सामग्री पर इतने रुपए और रख रखाव पर इतना खर्च किया, तो क्लब का अधिशेष या घाटा, जो भी सरप्लस मतलब जो बचा है, और घाटा का मतलब है जितना नुकसान हुआ है वो हमें बताना है। अब एक चीज समझो, इसमें हमें बताना है क्या कुछ चीज रही है। अब यहां से एक चीज समझो आप, देखो भाई काफी खतरनाक क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था। ये थोड़ा अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ हो जाता है। कैसे, ये समझो, मेंबरशिप से कैसे कितने रुपए हुए, 76 43। पुराने खेल के उपकरण बेचने से इतने रुपए हुए। ठीक है, तो टोटल आय देखे तो इनका जोड़ हो जाएगा, है ना। मेंबरशिप और खेल बेच दिए, ये रुपए। अब क्या रखा है, वर्ष की शुरुआत में सदस्य इतने रुपए बकाया थे। तो अब ये जो रुपए है ना, ये पिछले साल के बकाया है। अब के जो साल का जो भी डाटा है उसको एक्यूरेट रखने के लिए हम ये पैसे क्या करेंगे, घटाएंगे। करके वर्ष के अंत में इतने अभी भी बकाया थे, मतलब कि ये पैसे रहते हैं, हमें मिले नहीं है, लेकिन इस साल का अगर निकालना है तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये घटाया गया है, ये जोड़ा गया है, जबकि दोनों बकाया है। तो ये पिछले साल का है, शुरुआत में जब होगा, और इस साल का अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर पिछले साल की जो चीज है इसको जोड़ेंगे। ठीक है, करके यदि कल में खेल सामग्री पर इतने रुपए और इतने रुपए का खर्च आया, तो हम ये देख लेते हैं हमारी इनकम कितनी हुई। तो यहाँ से देखो, एक बार इसको घटा और जोड़ देते हैं। यहाँ से आएगा हमारा, देखो 15 में से 6 गया 9, यहाँ से आएगा 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और हमारा ये कितना आएगा, 10 में से 1। ठीक है, तो आ गया 1 8 9। तो 9 और 8 17, 17 और 3 20, 2 2 आ गया 20, 19 19 और 23, 2 2 आ गया 8 8 और 2 10, 1 7 और 2 9 और 2 11। ठीक है, ये हमारा आ गया, समझ में आ रहा है। तो 11 इतना आ चुका है। चलो कैलकुलेशन में भी अगर होगी तो हम क्या करते हैं, पहले पहले हम ये घटा और ये प्लस और ये तीनों चीज कर लेते हैं। ठीक है, ये करेंगे तो हमारा आएगा 7454। सभी को समझ में आ रहा है। अब टोटल इनकम हमारी कितनी हुई, तो 7454 जमा में 2198, तो हमारे आ गई 9654। ठीक है, 8 4 12। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम हो गई, टोटल इनकम। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर हुआ भाई साहब रख रखाव में और खेल की सामग्री पे, तो इनका जोड़ तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 7048। सभी को समझ में आ रहा है। तो घटाएंगे तो 1245 हमारा इतना बचा है। तो इतना हमारा टोटल रुपया बचा है इसमें। सभी को समझ में आ रहा है। तो इतना ओनर ने अपना प्रॉफिट दे दिया। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हा क्वेश्चन था। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं।
ध्यान से समझना। क्या रखा है, वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से इतने की छूट पर बेचा जाता है, एन को उसकी मूल कीमत से इतने की छूट पर बेचा जाता है यदि दोनों वस्तु की मूल कीमत इतनी थी। तो एम की कीमत की कमी R1%, एन की कीमत की कमी R2%। तो R1 और R2 के बीच का अंतर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो ये कितना परसेंट है हमारा, यहां से देखो कीमत में कमी R% है और ये इतनी है। यहां से देखो ये 3000 बटे में 10,000 तो 30% आ गया, और ये कितना आ गया भाई साहब, 25%। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 5% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो क्या रखे, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम चावल को प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह वास्तव में चावल खरीदते समय 1200 किलो का उपयोग करते हुए और चावल को बेचते समय इतने का उपयोग करता है, तो कुल अर्जित लाभ क्या है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब वो शुरू में भी करता है और लास्ट में भी करता है, तो इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे। यहाँ से मान लो कि 1000 है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखो 840 और यहाँ पर लिखो आप कितना, ये 1200, बस। अब इसका रेशियो ले लो, तो रेशियो लोगे तो 10 से 10 गया, 12 सत्ते, तो यहाँ से आ गया 7:10। तो कितने का लाभ कमाया उसने, तो 3 का लाभ कमाया किसके ऊपर, 7 के ऊपर। 3/7 42.86% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना, ऐसे करते हैं इस सवाल को। ये हमारे अलग टाइप है बेईमानी में, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये आपके डी ट्रिपल एस बी में भी पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट देखो करके, एक पेन है, कीमत हमारी 47 रुपए है, 4 खरीदे और एक पे 50% की मुफ्त पाई की पेशकश करते हैं, तो पेन प्रभावी कीमत कितनी है। देखो 4 की तो उतनी होगी 47, 47 दूनी 94 दूनी 188 आ गया जमा में। अब एक पे क्या 50% की छूट है, तो 47 गुणा में 50% की छूट मतलब 50/100 मतलब 1/2, ठीक है, तो आएगा हमारा 23.5, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 और 3 11, 1 10 और 11 1 2.5। अब हमें 5 के निकालने प्रति पेन ना, ये टोटल कितने के हो गए, 5 के, तो 5 चौके और ये आ गया 40.3। सभी को समझ में आ रहा है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप कौन सा देख पा रहे होगे, सॉरी भाई साहब 42 आएगा, 42 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 दूनी 10, तो 42.3 हमारा आंसर, मतलब ए ऑप्शन है। अब जो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, वो समझो। क्या रखा है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये है ना, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, समझ में आ रहा है, और इसका हर शिफ्ट में यही आंसर आ रहा है। कैसे, समझो। सबसे क्या रखा है, कस्टमर 10 टॉय खरीदना चाहता है, तो कौन से में सबसे कम फायदा है उसको। तो इसको तो आप कर लोगे किससे, एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपन में 100, ठीक है, इसमें 3 वाला लगा लेना। इसमें हमारा क्या रखा है, 4 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मतलब कितना डिस्काउंट आ गया, 4/10 मतलब 40% के लगभग। अब यहाँ पे देखो क्या रखा, 12% का डिस्काउंट है 4 पे और 27 का है कितने पे, 6 पे, ठीक है, तो देखोगे तो आ गया 48 जमा में 27 छिक्के, तो 27 तिया देखोगे 81, फिर गुणा में 2 कर दो तो आ गया 162, जोड़ कितना आ गया, 8 और 2 10, 1 20 और 1 21, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो हमारा बनेगा बटे में 10,000, ठीक है, गुणा में 100, तो यहां से बनेगा हमारा 21%, और सबसे कम इसी में बनेगा, तो यही हमारा आंसर। और ये काफी बार रिपीट हो रहा है, ये मैंने ये और ये चीज करवा रखी थी, ये कुछ नया था इसलिए मैंने ये करवा दिया, ठीक है, ऊपर वाले आप खुद करना। सबसे कम वाला पूछा गया है तो यही आएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रखा है,
कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से इतने पर कम खरीदा, उसे उसके अंकित मूल्य से इतने अधिक पर बेचा, तो उसे लाभ हुआ इतने का। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो 20% और 40%, कितना आ गया हमारा 60%। तो 60% इक्वल टू हमारे कितने रुपए आ गए, 10 रुपए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं भाई साहब, वो हमारा अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, ये कैसे होगा, अब आप उन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्वेश्चन अलग है, क्यों अलग है? यहाँ पे देखो करके, एक व्यक्ति ने वस्तु को अंकित मूल्य से इतने कम में खरीदा, उसमें अंकित मूल्य से नहीं होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क प्राइस मानते हैं, क्या 100x। तो उसके 20% कम पर खरीदा, किसने, एक व्यक्ति ने। ठीक है, तो यहां से जो हमारी सीपीआई, वो क्या है, कितनी आई सीपी हमारी, 80x। ठीक है, अब कह रखा उसे अंकित मूल्य से इतने अधिक पर बेचा, 10 रुपए अधिक पर। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस आया वो हमारा आया 100x प्लस में 10 रुपए, 10। ठीक, तो उसे लाभ 40% का हुआ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80x गुणा में इस पर 40% का कर दो तो आ जाएगा 14/10 इक्वल टू में 100x जमा में 10। ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखो 0 से 0, 14 अट्ठे 112, और ये आ जाए 100x जमा में 10, तो घटा दो तो 12x इक्वल टू 10। x हमारा आ गया 5/6। अगर x 5/6 आ गया, अंकित मूल्य बताओ, तो यहाँ पे भी 5/6 करोगे तो आएगा 500/6। ठीक है, तो 6 अट्ठे 48, 6 तिये 18, तो 83.33 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है इसमें, कि एक वस्तु को 21% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य में इतने की वृद्धि करी जाती है, विक्रय मूल्य में इतने की कमी की जाती है, तो इतने का लाभ होता है। तो हमारा क्या रखा, वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो इस सवाल को भाई साहब बहुत सारे टीचरों ने अलग अलग तरीके से पूछ रखा है, और ये अब के बार यूजी में लगभग 7 से 8 बार आया है। ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बेसिक तरीका भाई साहब अच्छा रहेगा इस सवाल के लिए। ये नहीं है कि सब यहाँ पे 13% मानना है, और वो भी कैलकुलेशन को बढ़ाता ही है। ठीक है, क्या रखा, वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। क्या रखा, 21% का लाभ होता है, तो यहाँ पर आप मान लो सीपी कितना आ जाएगा हमारा 100x, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारा 121x। ठीक है, अब 50 की वृद्धि हमारी कर रखी है सीपी में, तो जमा में 50, और डी ट्रिपल एस में भी बहुत बार आ रहा है ये, माइनस में 69। अब इसका लाभ कर देंगे। ठीक है, तो आएगा 136, है ना, 136 अपॉन में 10,000 होगा, क्योंकि 100 के ये डेसिमल आएगा तो 1,000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1100 बटे में 10,000। सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, x के साथ हुई है, तो 113.6x जमा में। अब यहाँ से देखो तो ये दुगना हो जाएगा, 50 दूनी तो 20 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छिक 12, और 2 अट्ठे 16 इक्वल टू 121x माइनस में 69। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये 14 है ना, तो ये आएगा हमारा 7.4x, और यहाँ पर ये जुड़ेगा तो 0.8, 9 और 6 15, 1 और 6 6 12, ये आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल गया, 2 से काटेंगे तो 37, 2 से काटो, 2 छिक 2 दूनी 2 निम। ठीक है, अब 37 से काटेंगे तो 37 से जहां तक है ये कट जाएगा। ठीक है, तो 629, 37 से करेंगे तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, तो 5, ये आ जाएगा 2, और ये 9, तो ये जाएगा 7 पे, है ना, तो ये कट गया। तो अब हमारा यहाँ से x कितना आ गया, 17, जहां तक है कट जाते हैं इसमें।
हमारा क्या रखा है, वास्तविक क्रय मूल्य, तो 100x था, तो 17 गुणा में 100, 1700 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको जहां तक है ऐसे ही रख के करो, क्योंकि जो ये डाटा दे रखा है ना, इसमें यही आसान पड़ेगा, ना कि आप इसको अगर उससे करते हो, मतलब सिंपल बना के करते हो तो ये मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे करोगे ना, तो ये जो 100x और ये 50 है ना, ये आसानी से हो रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप ये रहा, ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। बेचते समय वह ऐसे वजन पैमाने या तराजू का उपयोग करता है जो वास्तव में केवल इतने वजन होने पर इतना दिखाता है। ठीक है, क्रय मूल्य से इतने अधिक मूल्य अंकित करता है, बाद में अंकित मूल्य पर इतने की छूट देता है, लेकिन उसकी दोषपूर्ण पैमाने का उपयोग करना जारी रखता है। प्रत्येक ऐसे लेन देन पर उसका लाभ रुपये में बताना हमें। ज्ञात कीजिए जब खरीदार 1 किलोग्राम के लिए भुगतान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा रुपये में पूछा गया है, कैसे करेंगे इसको। यहाँ से एक चीज समझो, हमारा क्या है, 60 रुपए में खरीदता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो केवल 900 ग्राम देता है, तो जो सीपी हमारा एक्चुअल सीपी बनेगा वो कितना बनेगा, तो 60 1 किलो पर है, 900 ग्राम पे निकालना है, तो 900 बटे में 1000। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्चुअल सीपी, कितना आ गया 54। हमें निकालना सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करेंगे तभी तो हमारा आएगा प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहां से देखो 60 रुपए है, 60 रुपए। अब यहाँ पे देखो 20% अधिक करता है और 8% की छूट देता है, तो आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है, तो सक्सेसिव का फार्मूला लगाओ, क्या, x माइनस वन वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये लगाओगे, यहां से आएगा 8%, इसका 8% निकालोगे तो आता है हमारा 4.8। ठीक है, तो यहां से अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 4.8 जोड़ दिया, तो हमारा एक्चुअल जो एसपी आया वो 64.8 आया। हमें बताना प्रॉफिट, तो 54.8 में से ना 64.8 में से 54 गया तो आएगा 10.8 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, देखो नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस का देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है। एक कार शहर ए से बी तक इतने की गति से यात्रा करती है। बी पहुंचने के बाद, शहर बी पहुंचने के बाद, अच्छा, ड्राइवर वापसी यात्रा के लिए इतने से बढ़ा देता, मतलब अब कितने कर देता, 80 कर देता है। यहाँ पे कितनी थी, 60। वापस आते समय रास्ते में सड़क मरम्मत के कारण कार को 30 मिनट के लिए धीमी गति होने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, जिस दौरान वह बढ़ी हुई यात्रा के बजाय केवल इतनी की यात्रा से करती है। यदि पूरे आने जाने में कुल समय इतना है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दूरी भी देखो कितने खतरनाक पूछ रखी है। कैसे करेंगे अब क्वेश्चन को, वो समझो। हम निकालते हैं क्या, टोटल टाइम दे रखा हमें, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 7। ठीक है, टाइम हमारा किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर देखें, ये तो आ गया हमारा डी अपॉन में 60। ये जो दूसरे वाला है ना बी, इसमें थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि ये 30 मिनट तक इसके उससे चलती है। ठीक है, तो बी से ए है रिपेयर जोन में, अगर हम देखें तो हमारा कितना आएगा वो समझो, कैसे होगा यार ये। यहां पर एक चीज समझो, हमें पहले निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस इसने खराब रास्ते पे चला है। हमने टोटल डिस्टेंस तो डी मान रखी है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर घंटे के उससे ये 30 मिनट चली है, मतलब 1 घंटा तो ये 30 किलोमीटर चलती है, तो 30 मिनट 15 किलोमीटर चली, तो जो डी माइनस में 15 है अपोन में, मतलब जो 15 किलोमीटर से बचा हुआ जो रास्ता है वो तो ये चले हैं 80 के उससे। ठीक है, और जो 15 है वो ये चले हैं 30 के उससे, तो ये हमारा आ गया टाइम 1/2 घंटे।
और ये हमारा आ गया डी बटे में 60। तो इसका जोड़ हमारा किसके बराबर आ गया 7 के। सभी को समझवा रहे हैं। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे ये तो आ गया 1/2, 1/2। और ये हमारा क्या है, इस जीरो को अगर उस साइड लेकर जाओ, अच्छा लेके भी तो नहीं जा सकते ना, 1/2 है 24, तो गुणा में 4, गुणा में 4, ठीक है। यहाँ पे 24 आ गया ना, तो गुणा में 120, ये 120 आ गया। और यहाँ पे करेंगे गुणा में 3, ये गुणा में 3, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे सभी को, तो डी हमारा कितना आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना 1605/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आसान है, अब तो कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं रही। तो इसको जब लिखेंगे तो 229/2/7, तो ये हमारा आंसर। सभी को समझवा रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करके एक साइकिल चालक नगर ए से बी तक इतने की यात्रा से चलता है। पहले 84 किलोमीटर के लिए वह एक निश्चित चार्ज से चलता है। शेष दूरी 98 किलोमीटर के लिए वह अपनी चाल में इतने की वृद्धि करता है, और इसलिए उस समय से 42 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसे पूरी दूरी मूल चाल से तय करने में लगा, अच्छा मूल चाल ज्ञात कीजिए, लगता। भाई हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान से पढ़ो। यहां से कह रखा, अगर रिमेनिंग डिस्टेंस 98 किलोमीटर अगर वो इंक्रीज कर दे 7 किलोमीटर से, तो वो 42 मिनट जल्दी पहुंचेगा अगर वो एंटायर जो डिस्टेंस है उसको ओरिजिनल स्पीड से चलता। तो यहां से केवल 98 किलोमीटर हमारा मायने रखता है। तो अगर 98/v से चलता तो वो 42 मिनट लेट होता। v प्लस में 7, ये आ गया हमारा 42 मिनट। अब ये 98 किलोमीटर में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी घंटे में बदलो, तो बटे में 7 ना, मतलब 60, तो 7/10 आ गया। अब यहां से हम काट भी सकते हैं, ठीक है। कैसे काट सकते हैं, 7 से गया तो 7 एकम 7, 7 चौके, ठीक है, ये भी आ गया हमारा 14। तो आ गया 14/v माइनस में 14/v प्लस में 7 इक्वल टू 1/10 आना चाहिए, ठीक। यहाँ से हम ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। कैसे, अगर 21 रखोगे, 28 रख के देखते तो 1/2 आ गया, माइनस में 28 और 5 आ गया हमारा 35, तो 7 दूनी 7 पंचे, है ना। तो ये तो आ गया हमारा 0.5, और ये हमारा आ गया 0.4, इसका डिफरेंस आएगा 0.1, और 0.1 ये रहा। 1/10 को 0.1 भी लिख सकते हैं। तो 28 हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, हिंदी अधूरी है, आप इंग्लिश पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन 2D करके, एक ट्राइंगल अगर ए बी सी में है और उन फिक्स सम है ए प्लस में बी, मतलब ए प्लस बी प्लस में सी 18 है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताना है आपने एक ट्राइंगल का। तो भाई सबसे जो मैक्सिमम एरिया किस ट्राइंगल का होता है, तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। अगर आपका पेरीमीटर सेम हो, अगर आपका पेरीमीटर सेम हो, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर पेरीमीटर सेम हो। तो इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो यहां से एक साइड कितनी आ गई, 6। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √3/4, ए का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा √3/4, 6 × 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9√3 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा, क्या कह रखा है इसमें कि एक पार्क को एक समकोण त्रिभुज के आकार में डिजाइन किया गया है, जहां दो छोटी भुजाओं की माप इतनी है। 2 मीटर की समान चौड़ाई वाले एक वर्ताकार ट्रैक इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी बाहरी सीमा त्रिकोणीय पार्क के परिवर्त के साथ संपाती होती है। तो इस वर्ताकार ट्रैक की आंतरिक सीमा का परिमाप निर्धारित कीजिए। भाई पूछने को ये डी ट्रिपल एस बी में पूछ भी सकते हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन इसमें हमारा ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो रहा है,
ज्योमेट्री हमारा डी ट्रिपल एस भी कई बार पूछ लेती है, तो अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, वरना रहने भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें क्या फिगर बनती है वो देखो। जो हमारा क्वेश्चन बना है वो इस तरह बना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक सरकम सर्कल हमने बना दिया ये। ठीक है, अब जो ये सरकम सर्कल है हमारा ये वाला, ठीक है, इसमें ये सही तरह फिगर बनी नहीं है, तो सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्या रखा था कि पेरीमीटर ऑफ इनर ट्रैक बाउंड्री हमें बतानी थी, इसकी बतानी थी अंदर वाले की, और ये 2 मीटर कम थी। समझ में आ रहा है? तो हमारा यहां से पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। 13 और 84 दे रखा था, तो 13 84 85 आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 85 आ गया। अब जो इसकी रेडियस आएगी वो इसकी आधी, तो 42.5। अब ये 2 मीटर अंदर है, ठीक है, तो इसमें से 2 मीटर घटाएंगे तो आएगी 40.5। अब हमें बस क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर जो अंदर वाले का आएगा, फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7 ऐसे भी कर सकते हैं, और गुणा में ये, तो 40 दूनी 80, 81 पाई आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो 81 पाई हमारा आंसर ये रहा। सभी को समझ पा रहे हैं? ठीक है, कर दोगे? कैसे था ये जो हमारा आउटर सर्कल है, ये वाला जो इसकी रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, ज्योमेट्री में सिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये रही 81 पाई हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है ना डी ट्रिपल एस बी में मैंने करवाया है। आप एस एस सी एम डी ट्रिपल एस बी एम टी एस वाला पेपर निकालोगे, वहां पर मैंने ये करवाया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, लेकिन भाई साहब मुझे याद है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अब कैसे करेंगे इसको, तो इसका भाई सीधा फार्मूला होता है हमारा कि किसी भी पॉलीगन का जो एरिया अगर हमें निकालना है, तो सीधा फार्मूला है क्या, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इंटू में लेंथ ऑफ अपोथियम। लेंथ ऑफ अपोथियम का मतलब होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोथियम बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, डी ट्रिपल एस बी में भी ये पूछा गया है, सभी को समझ पा रहे हैं? तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में पेरीमीटर। तो अगर हमें साइड कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, तो पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, 11 इंटू में एन, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो एन मान ली। अपोथियम की लेंथ हमारी 9 दे रखी है, इक्वल टू हमारा आएगा 2475 अपॉन में 2, मतलब 10। ये 5 से गया, 5 चौके 20, 5 नी 45, 5 पंजे 9 से काटोगे या 99 से काटोगे तो 5 पे जाएगा। ठीक है, तो एन हमारा क्या आ गया, 5, मतलब साइड्स हमारी कितनी है, 5। ठीक है, अब आप देखो 24 में क्या क्या रखा है। 24 में एक पंचभुज को उसके एक शीर्ष से विकर्ण खींचकर 3 त्रिभुजों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 एरिया दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस ये अलग तरीके से पूछा गया है, और इसमें हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो तीसरा ट्राइंगल उसका बेस दे दिया, हाइट दे दिया, तो इसका एरिया आ जाएगा क्या, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, तो 12 गुणा में 38। अब यहाँ से काटोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 दूनी 38, 30, 3 19 से कम 19 और 3 22, तो 2 to 8, और इसका और जोड़ कर दो तो 4 और 5, मतलब 54, 8 और 4 तो आ गया 282 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 25वां, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। शुरुआत में 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के आकार के धागे को 2 अलग अलग टुकड़ों में काटा जाता है। पहले टुकड़े को एक आयत में, और जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब ब्रेथ, और ये 2b इस तरह आ जाएगा। जबकि दूसरे टुकड़े को एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से इतना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज समझो। एक एक स्ट्रिंग है,
जिसकी शेप क्या है, सर्कल की है, जिसकी रेडियस हमारी 21 दे दी। तो यहां से फिर उसको कट करके दो पीसेज में बनाया जाता है, ये आगे। तो ये जो हमारे जो ये काटा गया है, पेरीमीटर बराबर होगा, या मतलब लेंथ है जो इसकी जो धागे को सर्कल के रूप में बना रखा है, तो जो धागे की लेंथ है वो क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगी। तो यहाँ से अगर रेडियस हमारी 21 है तो 7 दिया, तो हमारी जो 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर कितना होगा, तो 44 गुणा में 3, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 1 13, तो 132 होगी। जो इस धागे की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 132। मतलब जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्फीयर है वो कितना होगी, 132 होगी। यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है कितना, पी आर माइनस में पी एस कितना दे रखा है, 24। हमें चाहिए आयत की चौड़ाई, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आयत ही निकालना है। तो क्या करो, जोड़ कर 2 तबाह कर दो, 6 15, 2 से करोगे 2 सत्ते 2 अट्ठे, आ गया 78। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर ये 78 है ना, तो पेरीमीटर क्या था, 2 × में 2b प्लस में b इक्वल टू में 78। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 तक काटोगे तो 13, तो हमारा b कितना आ जाएगा, 13। तो 13 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान चढ़ना चाहिए था। अब यहाँ तक आपका डी ट्रिपल वालों का सिलेबस हो चुका है, इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं आता। तो अब जो रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं तो वो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो ज्योमेट्री, क्या कह रखे, ए बी सी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ विकर्ण ए सी और बी डी के बीच में है, मतलब मध्य बिंदु है। ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, डी सी दे दिया, ए डी दे दिया, हमें ई एफ निकालना है। ई एफ तो क्या है, ए सी और बी डी के मध्य है ना। तो हम क्या करेंगे, बस हमें क्या करना है इसमें, तो अगर ई एफ निकालना है तो इसका सीधा फार्मूला है हाफ ए बी माइनस में डी सी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ 21 माइनस में 11। ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, अगर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर। कर दोगे, तो ये बस फार्मूला था हमारा। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भाई छोड़ दो। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी गलत दे रखा था और ये अजीब हा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करके एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी 4 सेंटीमीटर है, एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल इसमें से कट आउट किया जाता है। तो जो रिमेनिंग पीस है उसमें से 2 लार्जेस्ट रेक्टेंगल को कट किया जाता है। तो रिमेनिंग एरिया बताओ ऑक्टागन का। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। तो भाई फिगर इतनी अच्छी बनी नहीं जितना मैं चाहता था, लेकिन चलो काम चल जाएगा। कैसे, समझो। पहले तो एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल निकालना है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये वाला जो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब बच गया हमारा ये एरिया, तो खत्म हो गया। अब बच गया इस तरह ये ट्रेपेजियम। ठीक है, इस तरह ये ट्रेपेजियम बच गया। अब यहाँ पे भी एक ट्रेपेजियम बच गया, तो अब इसका रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ से जो ये छोटे साइड है इसकी जो लेंथ है इतने ही यहाँ पर एक निकल गया। ठीक है, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। हमारे बच गए 2 राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह इस तरह इस तरह, जिसकी जो हाइपोटेन्यूज है भाई साहब वो तो हमारा कितना है, 4। हमें चाहिए ये। अब एक चीज समझो, क्या ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे बराबर होंगे। अब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो हमारे ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है भाई साहब कितना, 4। तो एक एक √2 होता है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 √2 से गुणा कर रखी है, ये चीज आप ना समझ रखी होगी। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है ना। तो हमारे यहाँ से आ गया 2 √2। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया।
तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू में 2√2 इंटू में 2√2, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 4, ये आ गया एक ट्रायंगल का, हमारा बच गया 4 ट्रायंगल, तो गुणा में 4, तो 16 हमारा आंसर। तो 16 हमारा आंसर, कई जगह 8 भी दिखा रखा है, लेकिन जहां तक है इसका 16 आंसर हमारा ठीक बनेगा। अब इसमें क्या रखा है कि कौन सा ट्रू है, एक क्वाड्रिक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जब दो विकर्ण दिए गए हों तो समचतुर्भुज और वर्ग की रचना की जा सकती है, और हमारा है चार भुजाओं की लंबाई और एक विकर्ण दिए हों, तो ये दो हमारे ठीक होंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो तीसवा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे एक सर्कल हो गया इस तरह ना, एक स्क्वायर हो गया, और ये हमारा एक डायगोनल हो गया। इस डायगोनल को कितना भी खींच लो, ठीक है, डायगोनल क्या करता है, डायगोनल इस 90 डिग्री को हाफ हाफ करता है। ठीक है, इसमें यही पूछ रखा है इनके बीच का हमारा एंगल, तो 45 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें दे रखा है कोस का स्क्वायर थीटा, जब हमें साइन का स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 1 किसका आएगा, तो समझो देखो, ये होता है हमारा सेकेंड का स्क्वायर थीटा। अब ये सेकेंड का स्क्वायर थीटा है, ये यहाँ पे माइनस है, ये प्लस, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये सेकेंड का स्क्वायर थीटा, सेकेंड का स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, है ना। फार्मूला होता है हमारा 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेकेंड का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा, एक बच गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करके सेकेंड थीटा प्लस में कोसेकेंड थीटा इक्वल टू में ए, फिर क्या रखा टेन थीटा कोट थीटा बी, तो हमारा क्या रखा कोसेकेंड 2 थीटा निकालना है, तो ये हमारा आता है 1 में साइन 2 थीटा के बराबर, और साइन 2 थीटा हमारा होता है 1 में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अब 2 इंटू में साइन थीटा और कोस थीटा कैसे आते हैं वो समझो। देखो इसको सोल्व करो आप, तो ये आएगा साइन अपॉन में कोस, और ये कोस अपॉन में साइन, तो यहाँ से क्या बनेगा साइन का स्क्वायर प्लस में कोस का स्क्वायर अपॉन में कोस साइन, तो यहाँ से बनेगा 1 में कोस साइन, 1 में कोस साइन इक्वल टू आ गया बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे यहाँ से क्या बन गया, इसकी जगह बस ये रख दो, तो हमारा क्या बी अपॉन में 2, तो बी अपॉन में 2 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह की पार्क ही आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 4 साइन प्लस में कोस सेकेंड थीटा इक्वल टू 4, क्या साइन 3 थीटा प्लस में कोस 3 थीटा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है, तो जहां तक है हमारे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कौन सी हो सकती है, 15 हो सकती, 15 नहीं 30 हो सकती है ना, समझ आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम वैल्यू अगर रख के देखेंगे तो 15 और इसकी तो हम रख ही नहीं पाएंगे, है ना, वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम 30 पे देखें एक बार करके चेक, 4 गुणा में 1/2 आ गया जमा में, कोसिकेंट थीटा कितना 30 कितना होता है 2, तो आ जाएगा हमारा 4, है ना। इसका मतलब 30 पे ही सेट हो रहा था हमारा, तुक्का ठीक था। और जहां तक है इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो 3 आता है तो थीटा की वैल्यू लगभग 30 होती है, तो हमारा आ गया साइन 90 कोस 90, कोस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए बस, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इज इक्वल टू ए, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बी, हमारा क्या रखा 1 माइनस में 10 का स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में 10 का स्क्वायर। अब जो ये फार्मूला होता है ना, अब इसमें ना जो फार्मूले हमारे पूछे गए हैं वो 12th ना 11th वाले पूछे गए। ठीक है, 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उसमें ये जो हमारा होता है ये होता है कोस 2x के बराबर। ठीक है, और कोस 2x का एक और फार्मूला बनता है, वो बनता है कोस का स्क्वायर एक्स माइनस में साइन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से ये कोस 2x निकालने के लिए हमें ये चाहिए, अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इन दोनों की गुणा करने पर, इन दोनों की गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, a माइनस में b, a प्लस में b,
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा cos का स्क्वायर x माइनस में sin का स्क्वायर x इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए बी हमारा आंसर। तो भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, फार्मूले आने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जहां, अच्छा अभी रहते हैं दो तीन और। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। करके एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है दो शिप्स का टॉप ऑफ द लाइट हाउस, वो कितना है? 45 और 30 है। तो ये हमारा कितना होगा? 45 डिग्री। ये हमारा होगा 30 डिग्री। ये हमारा दे दिया अंतर कितना? 50। ये जो हमारा अंतर है ये 50 दे दिया। हाइट पूछ रखी है। अब यहां से एक चीज समझो, अगर ये 30 डिग्री है, ये हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। तो अगर ये एक है हमारा, तो 60 डिग्री के सामने हमारा होता है √3, तो ये हमारा आ जाएगा √3। ठीक है, अब यहां से समझो, अगर ये 45 है, ये हमें एक दे रखा है, ये भी 45 बच गया, तो ये आएगा एक। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? तो √3 माइनस में एक हमारा कितना दे रखा है? 50। हमें पूछ रखा है एक, एक हमारा किसके बराबर आएगा? 50 बटे में √3 माइनस में एक। अब क्या कर दो? रेशनलाइजेशन, तो ऊपर प्लस से गुणा, नीचे प्लस से भाग, है ना? तो ये तो आ गया बटे में दो, दो तक कटेगा 25, तो 25 इंटू में √3 प्लस में एक, हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो 36वां, स्टेटिस्टिक्स से काफी अजीब तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। करके जब आंकड़े x प्लस में 5, x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, x प्लस अपॉन में 4, और ये दे रखे हैं, x 0 से बड़ा है तो हमारा 8.4 आता है मीडियम। तो आप x की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? x की वैल्यू पूछ रखी है और ये हमें दे दिया 8.4, है ना? हमें चाहिए बीच का। हम क्या करते हैं, अभी x को 1 मानते हैं, तो 1/5 हमारा कितना होता है? लगभग 0.2 होता है। ये हमारा आ गया 1, ये हमारा आ गया 1/3 होता है 0.33। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.66, ये आ गया हमारा कितना? 0.25, ये आ गया हमारा 0.40, है ना? और ये हमारा आ गया 0.75। समझ पा रहे हैं? अब ये कितने डाटा दे रखे हमें? तो कितने डाटा? 2, 2 4, 2 6 और एक 7। हमें चाहिए चौथा वाला, है ना? 7 दे रखे हैं, तब बीच में चौथा आएगा। तो सबसे बड़ा होगा ये, कट गया, ये कट गया, इससे छोटा ये कट गया, इससे छोटा मतलब 3 कट गए, चौथा हमारे ये रहा। तो पॉइंट मतलब 2x अपॉन में 5 इक्वल टू हमारा दे रखा है 8.4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी? 4.2 है, 5 से करेंगे तो 21 आ गया। 21 हमारा आंसर। 4.2 की 5 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे? अब देखो 37वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजा आया मुझे सवाल करवाने में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। मैंने पूरी की पूरी सारी की सारी शिफ्टें देखी है। ठीक है, ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूँ और आप भी इसी कारण देख पा रहे हैं। करके 5 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। यदि संख्या 20 से बदलकर 10 से बदलकर 20 कर दी जाए तो माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब एक चीज देखो, पहले 10 थी, अब 20 हो। टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। यहाँ पे बदलाव कितने का हुआ? 10 का। ठीक है, तो 5 संख्या है, 5 में बांट दो तो 2 का डिफरेंस हुआ है, मतलब 2 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज की वीडियो में इतना ही। D SSS वालों के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो लास्ट के 2 मॉक टेस्ट रहते हैं 12 महीने में, वो आएंगे 2 मैं पेपर के बीच में करवाऊंगा। धन्यवाद सभी का। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी हम करेंगे।